तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपका 14th चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, उसको करेंगे वन शॉट के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक लेक्चर देखेंगे, एक लेक्चर के अंदर उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, अच्छे देखेंगे चीज़ों को, एक एक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो भी ईजी होते हैं, थ्योरी पार्ट भी ईजी होता है। एकदम सिंपलेस्ट चैप्टर है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो कैसे हैं आप सब करेंगे अच्छी पढ़ाई, और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को वन शॉट क्या करेंगे, कवर करेंगे। सिंपल टॉपिक है, थ्योरी है, एक आध न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक आध फॉर्मूले आएंगे, एक आध साइड फॉर्मूले हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। सिंपल सा टॉपिक होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, चीज़ों को समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट उसको मैं उसको क्या करूँगा, आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट, उसको क्या कर लिया, आप नोट कर लीजिए। सिंपल एकदम बेहतरीन सा लेक्चर होगा, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये टॉपिक बहुत थ्योरी ज़्यादा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ थ्योरी भरा हुआ है, सिर्फ थ्योरी भरा हुआ है। तो थ्योरी कवर करेंगे, हल्का सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बोल दूंगा, आपको नोट करा दूंगा और समझा दूंगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत कम चीज़ें, 3 से 4 नंबर के लिए चैप्टर आता है, उसमें से एक न्यूमेरिकल आता है और एक हल्का सा कोई चीज़ आएगी। सिंपल सा टॉपिक है, कवर करते हैं इसको। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है आपका, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कवर करेंगे एक लेक्चर के अंदर। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ। देखो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ, इसको पढ़ाया बहुत टाइम लगेगा इसको भी, क्यों, पर थ्योरी है ना, थ्योरी ऐसे नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको इतना काम का नहीं है। देखो कहानी इस तरह से कि आपको मालूम है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जब पुराने ज़माने के लोग 18 सदी के अंदर, 1800 के टाइम लोगों को मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। लोगों को इस सब की कुछ आइडिया नहीं था। लोगों को मालूम था कि मैटर होता है, मैटर होता है, लोगों को मालूम था कि मैटर कोई चीज़ होती है। मैटर मतलब जो कुछ मास ऑक्यूपाई करे और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, दैट्स कॉल्ड मैटर। तो मैटर लोगों को मालूम था कि हाँ मैटर होता है। फिर लोगों को मालूम पड़ने लगा कि कुछ एटम, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड, ये सब लोगों को मालूम पड़ने लगा। ये सब आपको मालूम है, एलिमेंट्स निकलने लगे थे, हाँ ये सब आपको मालूम है। फिर आपको मालूम है कि कहानी चल रही थी, लोगों को ये नहीं मालूम था कि एटम होता है। ये बहुत बाद में मालूम पड़ा कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एटम, सबको मालूम पड़ा। फिर एटम के अंदर क्या होता है, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। आपको मालूम होगा, सब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आप पढ़ चुके हो, समझ रहे हो। तो वहाँ पर सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ, कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपको मालूम होगा, जे थॉमसन, याद है, सब आपको मालूम होगा। बहुत से जे थॉमसन, डाल्टन साहब आए थे, याद है, चार्डविक साहब आए थे, न्यूटन निकाले थे, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, बहुत से एक्सपेरिमेंट आपको मालूम है। तो बात उस टाइम की चल रही है। तो हुआ क्या था, जे थॉमसन वगैरह लोग ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे। आपको मालूम होगा कि जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था, एक्सरेज किया था, उस आपको सिर्फ याद रखो कि जे थॉमसन वगैरह लोग ने क्या करते, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए थे। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था। अभी मालूम पड़ चुका था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, आपको मालूम था। ये सब मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया, आपको नहीं। इसे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, आपको मालूम नहीं होगा, जब पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर एटम तो बताया जाता है कि बहुत बड़ी क्या डिस्कवरी थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं था, बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ निकालने में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। तो बहरहाल वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसका चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, और ये बाहर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। एटम के बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, एटम के बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इस आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। हाँ सही, तो मालूम था। अब क्या, अब देखो, अब जो चीज़ क्या नया कुछ है, क्या है नया, ये वो इलेक्ट्रॉन को मालूम था, हाँ मालूम पड़ेगा इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अब ये चैप्टर आने की वजह क्या है, ये चैप्टर आने की वजह क्या है, देखो आपको मालूम है, आपको ये चीज़ ज़रूर मालूम होगी कि जो लाइट है वो वेव है। लाइट क्या है, वेव है। आपको मालूम लाइट क्या होता है, वेव होता है। लाइट इज अ वेव। लाइट क्या होती है, आपको मालूम है, लाइट वेव होता है। सन से जो किरणें आती है वो क्या होती है, लाइट होती है। और वो सब क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब वो वेव होती है। सबको मालूम था कि लाइट क्या होती है, वेव होती है, ये सबको मालूम था। अब बात की जा रही है, लाइट वेव है, सबको मालूम था। लाइट को शो करना है पार्टिकल नेचर। लाइट वेव है, सबको मालूम था, बिकॉज दे शो डिफ्रैक्शन। आपको मालूम होगा, लाइट शो डिफ्रैक्शन, इसका डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। जिसका प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, अपन लाइट बोलते हैं। वो सब आप पढ़ेंगे चैप्टर आपका डिफ्रैक्शन। तो मतलब लाइट वेव है, सबको मालूम था। लाइट पार्टिकल नेचर भी हो सकता है क्या, लाइट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल नेचर, ये शो करने के लिए चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। यहाँ प्रूफ किया जाएगा कि लाइट क्या होता है, पार्टिकल नेचर। लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर, लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर। उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। समझ गए, इस चैप्टर का आने का वजह क्या है, लाइट को शो करना है क्या, पार्टिकल नेचर क्या करना है, शो करना है कि लाइट वेव के साथ क्या होता है, पार्टिकल होता है। क्या होता है, पार्टिकल होता है। लाइट वेव के साथ क्या होता है, एक पार्टिकल नेचर भी क्या करता है, अपने साथ रखता है। उसको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। देखो अब क्या है सर, अब देखो, अब समझो क्या है। अब आपको मालूम है
जो एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ इस तरह से हुआ, कुछ इस तरह से हुआ। मान लो ये कोई मेटल है, कोई क्या एक मेटल है, कोई एक मेटल, समझ रहे हैं, कोई क्या एक सिंपल तरह का मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये कोई भी चीज़ मटेरियल है, ये मेटल है, तो इसके अंदर आपको मालूम है बहुत सी चीज़ें होंगी, एटम से बना होगा ना, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एटम से बने होंगे, और एटम के बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मतलब इसको दिखा रहा हूँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, इस तरह से। अब यहाँ से मान लो कोई किरणें आई, ये सन से कोई रेज आ रही है, मतलब रेज कहीं से भी आ रही है, मैं मान रहा हूँ रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, क्या आ रही है, रेज आ रही है, लाइट रेज, क्या ये लाइट रेज है, दे आर व्हाट लाइट रेज, ये लाइट रेज है। जब ये लाइट रेज इस पर पड़ी तो देखा गया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये कोई मेटल है, क्या ये कोई एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन से मेटल के इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ से एक लाइट पड़ी तो लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को एक मारा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, अभी उसको हम कवर करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऊपर से होता है इसी तरह से कि ये अगर कोई मेटल है, मेटल का क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, बाहर होंगे। ये सन से क्या आ रही है, रेज निकल रही है, आपको मालूम है ये क्या वेव होती है, तो सन से जो रेज निकल रही है, जब रेज इस मेटल सरफेस पे पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर आया। ऐसे हज़ारों पड़ेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर आ गए, क्या हो गए, बाहर हो गए, इमिट हो गए, इमिट क्या हो गए, बाहर निकल के इमिट हो गए। तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब कोई जब मारेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ सर, मतलब कि यहाँ से अगर कोई इसको टक्कर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन्हीं को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पूरा कारनामा हुआ है लाइट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना, ये जो इफेक्ट हुआ है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, समझे क्या बोला मैंने क्या बोला कि लाइट आ रही है, लाइट जब मेटल सरफेस पे जब पड़ी तो यहाँ से देखा गया कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, बाहर आ गए। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पूरा कारनामा हुआ, ये जो पूरा इफेक्ट हुआ है, ये जो पूरा फिनोमिना हुआ है, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो क्या इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इमिजन मतलब इमिट होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन सब्सटेंस, मतलब हर सब्सटेंस से नहीं निकलेगा, ऐसा जरूरी कि लकड़ी में डाल दो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मेटल्स होंगे उनसे क्या होता है, ये फिनोमेना आपको दिखेगा, ये जो कारनामा है वो आपको दिखेगा। फ्रॉम अ सर्टेन सब्सटेंस व्हेन इट एक्सपोज अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सब समझेंगे। देखो मतलब कि यहाँ से जो रेज आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट हैव अ वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है जो लाइट होती है उसके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पास वेवलेंथ होती है, यहाँ से वेवलेंथ होती है, उसका फ्रीक्वेंसी और क्या होती है, वेवलेंथ होती है। समझ गए सर। तो हर लाइट की, हर जो लाइट जो आ रही है, जो रेज आ रही है, वो अलग अलग जो लाइट है उसका क्या होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब सर देखो मान लो कि धूप निकलती है, फिर कभी नॉर्मल रहता माहौल, तो उस तरफ जब सुबह की जो निकलेगी धूप, शाम की धूप और कुछ रात के 5 बजे की धूप, तो सब धूप अलग अलग होती है ना। हाँ सर, अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग आपकी वेवलेंथ होती है। मतलब कि जो लाइट, जो सन से जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है, जो सन से जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है, दे हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो सबकी अपनी अपनी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, तो सब फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कोई किसी एक फिक्स पार्टिकुलर पर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ गए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी पे निकले, ऐसा नहीं कि सब पे निकलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी एक पे निकलेंगे, दैट्स कॉल्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड दैट्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट्स इफेक्ट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको डेफिनेशन के तौर पे हर 2 साल में आता रहता है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज इज अ इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन सब्सटेंस व्हेन इज एक्सपोज अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए, सिंपल एकदम कि क्या होना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस व्हेन इज एक्सपोज अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना किससे, मेटल सरफेस से, जब इस पर लाइट पड़ती है, और वो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कुछ फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी हर लाइट पे निकलेगी, हर फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किन्हीं फिक्स पे निकलेगी, किन्हीं सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये निकलेगा। दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए सर, इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ गया सर, समझ गया, डेफिनेशन समझ गए सर। अब देखो अभी हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, निकल रहे, इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहे, मैं बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है अंदर। अब देखो ये जो वेव आ रही है, ये जो लाइट जो आ रही है, आपको मालूम है कि वेव तो नहीं निकाल पाएगा। अगर ये वेव होता, अगर लाइट क्या होता, लाइट अगर वेव होता ओनली, तो वेव से इसका क्या फ़र्क पड़ता है, वेव आती टकराती चली आती। देखो एटम पार्टिकल को पार्टिकल मारता है, मतलब सर, मतलब देखो समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो यहाँ पर
ये सब क्या है, कोई गोली है, कोई छोटी छोटी गोली है, अरे खेले गोली ये सब कोई गोली या फिर कोई पत्थर है, गोली या फिर कोई पत्थर है। तो अगर एक पत्थर मारूंगा फिर से तो ये पत्थर इसको मार के निकाल देगा। हाँ सर, मतलब जैसे को जैसा तोड़ता है। ये अगर एक पत्थर है तो एक पत्थर मारेंगे तो पत्थर इसको लगेगा और ये बाहर आ जाएगा। हाँ सर, ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ होगा। मतलब कि एक मैटर को एक मैटर तोड़ सकता है, एक मैटर को एक मैटर हटा सकता है, एक पार्टिकल को एक पार्टिकल हटा सकता है। आप बोलोगे वेव पास करा दो तो क्या निकलेगा? क्या वेव इसको निकाल पाएगा? नहीं सर, वेव होता तो ये निकलता ही नहीं। मतलब इसके अंदर वेव नेचर के साथ इसके अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल नेचर होता है, कुछ क्या होता है, पार्टिकल नेचर। वेव्स हैव अ पार्टिकल नेचर। उसके अंदर पार्टिकल्स, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब समझो क्या थ्योरी, जो सन से जो रेज निकलती है, सन से जो रेज निकलती है, दे हैव अ पार्टिकल्स। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल से क्या होती है, बनी होती है। दैट्स कॉल्ड क्वांटा, पढ़े आपने? दैट्स कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल्स। क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से क्या होती बनी होती है। जो वेव्स है, जो लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल से क्या होती है, बनी होती है। और वो स्मॉल जो पार्टिकल है, वो आते हैं विद फिक्स एनर्जी। क्या आते हैं वो, फिक्स एनर्जी। मतलब उनकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब लाइट्स, जो आपको लाइट आ रही है, दे हैव अ स्मॉल पार्टिकल। वो क्या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दे कंसिस्ट अ फिक्स एनर्जी। वो अपनी एनर्जी लेके आते हैं। दैट्स कॉल्ड पैकेट ऑफ एनर्जी। दैट्स कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो अपने साथ अपनी एनर्जी लेके आते हैं। जैसे मैं एक पार्टिकल आ रहा है, वो अपनी एनर्जी लेके आ रहा है, एक पार्टिकल आ रहा है, अपनी सब पार्टिकल अपनी एनर्जी लेके आते हैं। दैट्स कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दैट्स कॉल्ड फिक्स एनर्जी एंड दैट्स कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी। समझ गए? और इसी को अपन बोलते हैं फोटोन। क्या उसको, फोटोन एनर्जी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या उसको अपन, फोटोन। इसको बोलते हैं फोटोन। ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या उसको, फोटोन। इसको बोलते हैं क्वांटा। क्या उसको, क्वांटा। इंडिविजुअल को बोलेंगे क्वांटा। दैट्स कॉल्ड ऑल्सो क्वांटा। क्या उसको, क्वांटा। एंड दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन एनर्जी। क्या उसको, फोटोन एनर्जी। क्या उसको, फोटोन एनर्जी। तो ये एनर्जी कितनी होती है सर, ये एनर्जी होती है एच म्यू। कितनी होती है, एच म्यू। कितनी होती है एनर्जी, एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्बडा। इतनी एनर्जी होती है। समझ गए? एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्बडा इतनी एनर्जी होती है। समझ गए? जो लाइट आती है, लाइट स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। समझ गए सर? वो स्मॉल पार्टिकल अपनी फिक्स एनर्जी लेके आते हैं। दैट्स कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या, दैट्स कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दैट्स कॉल्ड क्वांटा। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, फोटोन एनर्जी बोलते हैं। कितनी एनर्जी होती है, एच म्यू और एच सी बाई लैम्बडा होती है। सर एच क्या है, एच का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो थ्योरी ना, सब थ्योरी किसने पता है, ये थ्योरी का साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल गिव्स दैट, ये जो मैक्सवेल की थ्योरी पूरी सब कि वो पार्टिकल्स होते, ये सब किसने दिया था, मैक्सवेल ने, साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल ने ये सब चीज़ें अपने को बताया था। समझ गए? तो यहाँ पे जो एनर्जी कितनी है, एनर्जी एच म्यू। म्यू मतलब सर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एच क्या एनर्जी है, दैट्स कॉल्ड फोटोन एनर्जी। दैट्स कॉल्ड फोटोन एनर्जी। एच सर क्या है, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। फिक्स होती है ना, वैल्यू इसकी फिक्स होती है। 6.63 10⁻⁻34 इस तरह से कुछ होती है। समझ गए? ये वैल्यू फिक्स होती है। दैट्स कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। दैट्स अ फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स अ एनर्जी। दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड टू बी व्हाट, फोटोन एनर्जी। समझ गए? और इसको इट इज ऑल्सो इक्वल टू द एच सी बाई लैम्बडा। ये इसके भी क्या होता है, इक्वल होता है। एच सी बाई लैम्बडा की क्या होता है, ये सिंपल इक्वल होता है। समझ गए सर? तो इतनी एनर्जी होती है। अब देखो, अब ये पार्टिकल है ना, समझ गए सर? ये तो पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल आता होगा, इस पार्टिकल को मारता होगा, ये पार्टिकल बाहर आता होगा। हाँ सर, ऐसा होता होगा। ये पार्टिकल आया, पार्टिकल मारा, पार्टिकल बाहर आया। मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ये प्रूफ हुआ कहाँ से, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से। समझ गए? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ हुआ कि दे हैव आल्सो पार्टिकल। इनके पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे बाहर आ रहे हैं। इनको ये बाहर आ रहे बिकॉज ऑफ कोई पार्टिकल इनको मार रहा है। एक पार्टिकल को मारता है, वो बाहर आता है। मतलब इनके पास क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर होते हैं। समझ गए सर? समझ गए। ऑल द बेस्ट। समझ गए? एकदम मजेदार। समझ गए सर? तो ये कंसेप्ट होता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ गए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना, अरे सिंपल समझ लो पहले, इलेक्ट्रॉन का निकलना किससे, सर्टेन सब्सटेंस से, मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना। when is exposed a suitable frequency, that's called what photoelectric effects। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। समझ गए सर? इससे क्या प्रूफ होता है कि वेव के पास, मतलब लाइट के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। उसके साथ क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। जो पार्टिकल को पार्टिकल निकालता है, उसके पास एनर्जी होती है, एच में एनर्जी होती है, फिक्स सब समझ गए अच्छे से, एकदम कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है। अब इसके आगे ना एक एक्सपेरिमेंट है, हॉर्स लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, उसको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू की निकलता कैसे, पूरा थ्योरी भरा हुआ है। उसको हल्का सा आपको डायग्राम के साथ हल्का सा आपको बता देता हूँ। समझ गए?
करेंगे हर्ट्स लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। उनका क्या था, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, उससे मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो कुछ प्रूफ तो दिखाओ, दिखाते प्रूफ अभी, इसको नोट कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है, थ्योरी भरा है पूरा इसके अंदर, थ्योरी है, वो है कि हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था, हर्ट्स एंड लेनार्ड्स। ये दो लोग थे, इन्होंने क्या किया था, इसका प्रूफ दिया था, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का क्या था प्रूफ। बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत भर भर के लिखा हुआ है, एक आध पेज है इस पर, लेकिन आपको क्या करना, समझना है कि चीज़ें हैं क्या है, बहुत सिंपल, उसमें आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, देखो बहुत सिंपल है, इन्होंने यहाँ बाजू में डायग्राम बन चुका है, कितनी बार तो सिर्फ ये आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डायग्राम है उसको क्या करना, सिंपल तरीके से आपको बनाना है, समझ गए। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये डायग्राम आपको आता है कि मेक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायग्राम, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम क्या करना है आपको बनाना आएगा, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, समझ गए। आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, हर्ट्स एंड लेनार्ड। दो साइंटिस्ट 1887 के अंदर दो साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है, हर्ट्स लेनार्ड। वो इस एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, देखो मैं हल्का सा पे पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, क्या एक तरह का एक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इन्होंने किया था, किसने, हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ने। यहाँ दिख रहा है आपको अरेंजमेंट किस तरह से, वो आपको बुक में लिखा हुआ है बहुत भर भर के, उसको आपको समझा देता हूँ। देखो कुछ था नहीं, यहाँ से दिख रहा है आपको ट्यूब है, दैट्स कॉल्ड ग्लास ट्यूब, दैट्स कॉल्ड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, मतलब ये ग्लास ट्यूब है, ये क्या आपको सिंपल तरीके से एक ग्लास ट्यूब है, यहाँ से ये एक्सपोज है, यहाँ से क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम्स फ्रॉम द, इसको ये ऐसा बना हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड कर्स विंडो। ये एक विंडो है, क्या एक विंडो है जहाँ से आपकी जो रेडिएशन है वो क्या होगी, कम होगी, समझ गए। तो ये एक ग्लास ट्यूब है, इज अ ग्लास ट्यूब एंड इट इज अ कर्स विंडो, कर्ट्स का विंडो है। यहाँ से क्या होगी, आपकी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन वो क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे रोशनी आएगी ना, वहाँ पे क्या था, यहाँ से लाइट आती थी, तो लाइट आपकी यहाँ से आएगी, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम्स फ्रॉम द कर्ट्स विंडो इन अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, समझ गए सर। और इसका ये दो दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट, क्या इसका, फोटो सेंसिटिव प्लेट्स, दैट्स कॉल्ड कैथोड, दैट्स कॉल्ड एनोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है, और दोनों है आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट है। अभी जो प्लेट्स होंगे वो किसके बने होंगे, मेटल्स के बने होंगे, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसी में लाइट पड़ेगी और यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सब जगह से निकलते नहीं है, कुछ ही मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे, तो सब जगह से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं है, समझ गए सर। और यहाँ से आपको ये यहाँ से एक कैथोड से एक एनोड से इस तरह से आया है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, क्या इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, मतलब आप किसी को पैरेलल और सीरीज में लगा सकते हो, दैट्स कॉल्ड कम्यूटेटर। तो यहाँ से एक आपका वायर निकला, इस वायर को मैंने, आपको मालूम है कि वोल्टेज जो होता है, जो वोल्ट मीटर होता है, कभी क्या होता है, पैरेलल होता है, इसके पैरेलल कौन है, वोल्ट मीटर, और एम मीटर क्या है इसके सीरीज में, सीरीज एम मीटर शुड बी सीरीज एंड वोल्ट मीटर शुड बी पैरेलल, इस आपको मालूम है। यहाँ से वायर गया, ये आपका रोस्टर है, और यहाँ से ये बैटरी है, ये की है, समझ गए, सिंपल डायग्राम बन गया। और यहाँ से क्या रोस्टर, इसको बोलते हैं रोस्टर, क्या तो इसको रोस्टर बोलते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं इसको रेजिस्टेंस, ऐसा मतलब नहीं, दैट्स कॉल्ड रोस्टर, दैट्स कॉल्ड रोस्टर और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप तरह का, समझ गए। तो ये इस तरह से बना लेंगे डायग्राम, कोई दिक्कत इसके अंदर, आपको एक ही चीज़ को समझा दिया। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन यहाँ से कम आएगी, दैट्स कॉल्ड क्वार्ट्ज विंडो, दैट्स कॉल्ड फोटो सेंसिटिव प्लेट, दैट्स कॉल्ड ग्लास ट्यूब, दैट्स कॉल्ड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये जो सेटअप था वो क्या था, इसने हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ने किया था, समझ गए सर। फिर क्या हुआ, कहानी क्या है सर, कहानी क्या है, अब देखो होगा क्या, जब अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है वो अलाउड टू फॉल्स ऑन द इमिटर प्लेट, जब यहाँ से अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आएंगी, कौन आएगी, अल्ट्रावायलेट, जब यहाँ से रेडिएशन आएगी तो इस यहाँ फॉल करेगी, देखो सिंपल तरीके समझना बहुत आसान है, वो यहाँ पे क्या करेगी, फॉल करेगी, इस पर फॉल करेगी, समझ गए सर। अब देखो यहाँ अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, देख रहे हैं, यहाँ अपने पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और कुछ इस तरह से होगा, यहाँ माइनस है, ऐसा घूमा यहाँ माइनस है, तो माइनस ऐसा होगा, फिर समझना बहुत सिंपल है, माइनस प्लस, तो देखो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो इस तरफ क्या होगा, प्लस होगा, देखो प्लस यहाँ माइनस यहाँ। तो ये जो अपने फोटोसेंसिटिव प्लेट्स हैं, जो अपने कैथोड्स और एनोड है, ये क्या अपना कैथोड, ये अपना क्या एनोड है। तो कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है, सर ये आपको मालूम है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है। कैथोड पे आप देंगे माइनस चार्ज और इस पे देंगे तो ये प्लस, तो यहाँ क्या प्लस होगा, तो एनोड पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, समझ गए, कैथोड पे माइनस, एनोड पे प्लस, सिंपल तरीके से, समझ गए सर। अब देखो होगा क्या, यहाँ से आएगी रेडिएशन, यहाँ से आएगी आपकी रेडिएशन आएगी, अब यहाँ पड़ेगी, यहाँ कोई सिंपल तरीके पड़ेगी, और ये है क्या आपका प्लेट है ना, कोई मेटल का प्लेट है, मेटल का क्या प्लेट है, अरे मेटल के प्लेट्स जो मेटल, यहाँ पड़ेगी लाइट, मेटल का प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब ये जो लाइट पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन पे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जो प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये जो प्लेट होगा दैट्स कॉल्ड फोटो सेंसिटिव प्लेट्स, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज
सुटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से इस मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे निकल रहे, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स, और इसको आप बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। समझ गए सर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे, आपको दिख रहा है कि ये प्लस है, दैट्स यहाँ पे आपने क्या लगा के रखे, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा के रखे, अभी पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये कौन है, प्लस चार्ज है, तो वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर आ खींचेगा अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते यहाँ घूमेंगे। इस तरह देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से घूम रहा है, मतलब इस तरफ से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस तरफ से क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो आपको मालूम है एक चीज़ कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके अगेंस्ट कौन घूमता है, करंट घूमता है। हाँ सर ये मालूम था आपको। मालूम होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर एक कंडक्टर है, क्या आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कौन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लोज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम -to प्लस, करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, सब मालूम होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन समझ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा मूव करेंगे, डां 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 डां, इसके अगेंस्ट कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ऐसा टंग टंग। अब मालूम कैसे पड़ेगा, यहाँ लगा के रखिए वोल्ट मीटर एमीटर, वोल्ट मीटर जैसे करंट आएगा वोल्ट मीटर ऐसा घूम 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 घूम, और जैसे करंट आएगा एमीटर धूम धूम धूम, मतलब उसका जो सुई होगी वो इस तरह मूव करने लगेगी। तो मालूम पड़ेगा कितना करंट आया, मतलब वी आर प्रोड्यूस द करंट, जब करंट आएगा तो करंट से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन निकला है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब वो फ्लो करेगा उसके अगेंस्ट करंट फ्लो करता है, तो इससे क्या मालूम पड़ा, जब करंट फ्लो हुआ इसका मतलब कि साइंटिस्ट को मालूम पड़ गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव किए होंगे। वो बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे निकल सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ से जब क्या आएगी अपना अल्ट्रावायलेट, जब रेज आएगी, रेज जब इस पर लड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये किसको मालूम था, इनको मालूम पड़ गया बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। समझ गए सर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके अगेंस्ट कौन आया, करंट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो इनको मालूम पड़ गया कि कुछ लोग यहाँ से निकले हुए, और वो निकले कैसे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले, ये फिक्स हो गया था, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये फिनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रूफ यहाँ से अपने को मिलता है। समझ गए सर। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, देखो आपको मालूम है बहुत तरह की लाइट्स होती है, मोनोक्रोमेटिक। तो ये मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक अगर लाइट मारोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझा। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ वाली, सिंगल क्या वाली, वेवलेंथ वाली। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो भी कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली। जब वो पास करती है तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, याद रखना, सब पे निकलता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, पढ़ेंगे आगे, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था आपका, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स का क्या था, सिंपल तरीके से ये एक्सपेरिमेंट था। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। यहाँ से लाइट आएगी, ये मेटल सरफेस है, जब इस पे यहाँ से, चूंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़ चुके थे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो उसके इलेक्ट्रॉन्स, जब वो पार्टिकल जब इसको मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये इसको मारेगा ये बाहर आ जाएगा। ऐसे इसके जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आने लगेंगे, ये प्लस वाइस को खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करे तो उनके अगेंस्ट करंट फ्लो करने लगेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो वोल्ट मीटर एमीटर इस तरह से यहाँ होने लगेंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि करंट आ चुका है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट अपना क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ट्रू हो चुका है। समझ गए सर, मजा आ गया। तो ये आपका क्या है पूरा एक्सपेरिमेंट व्हाट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स का। समझ गया, हल्का मैं पढ़ दूँ कुछ चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें। हाँ वही सब लिखा, पूरा जो मैं बोला वही आपके उसमें लिखा हुआ है, आप सब पढ़ भी सकते हो। समझ गए। देखो इट वाज फाउंड दैट सर्टेन मेटल लाइक जिंक, मतलब जिंक होगा आपका, जिंक शो कर सकता है, जिंक Zn मतलब जिंक शो कर सकता है, एंड कैडमियम मैग्नीशियम सब शो नहीं करते, समझे, कुछ ही शो करते। इज फाउंड दैट लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्स ओनली टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब यही क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, सब नहीं निकालते ना, कुछ ही निकालते। तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम आर दी what they are produce the electrons when it expose the ultraviolet radiation। और कुछ और देख रखा है, जैसे कि सम अल्कलाई मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेशियम, रुबिडियम आर सेंसिटिव इवन टू विजिबल लाइट। समझिएगा, मतलब कि सोडियम वगैरह, अगर यहाँ पे जो मेटल्स होंगे वो क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, लिथियम होना चाहिए, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देते हैं। तो अभी सब पढ़ सकते हो, सिंपल चीज़ें हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है बता दिया, सब समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये सिंपल आपका हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट। समझ गए। यहाँ पे ना अब इसके बाद क्या पता है, अब यहाँ जो करंट निकल रहा है, उसका बनाएंगे ग्राफ, उसका क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे, करंट वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये 3 ग्राफ बनाएंगे करंट का। जो करंट निकला है ना, दैट्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, जो फोटोइलेक्ट्रिक जो करंट निकला है उसका ग्राफ बनाएंगे विद इंटेंसिटी के साथ, विद पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, विद फ्रीक्वेंसी के साथ। समझाऊंगा एक चीज़ आपको इन डिटेल में, उसको नोट कर लेंगे सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो अपन लगाए ना, ये जो कैथोड पे अपन लगाए पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी
फोटोसेंसिटिव प्लेट, समझ गए। एक होता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ से जो आ रही है लाइट का वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसे आप समझेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर समझते हैं तीन ग्राफ, ये तीन चीज़ें होती क्या है, समझ गए, नोट कर लेंगे। तीन ग्राफ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तीनों ग्राफ सिंपल ग्राफ है। देखो एक है आपका इफेक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है इफेक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो तीन चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी, तीन चीज़ आपको पढ़ना है, देखो फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस और पढ़ना है आपको इंटेंसिटी के साथ। तो अगर इसका निकाल रहे हैं तो इन दोनों क्या करेंगे हम, कॉन्स्टेंट कर लेंगे। अभी अपने को बनाना है, ग्राफ को बनाने का है विथ आई मतलब करंट, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट निकाल रहा था ना उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे करंट का वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसका क्या बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी का बना रहे आई के साथ, तो यहाँ पर V और I, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब इंटेंसिटी, ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट, क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। व्हेन वी डूइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको जब फ्रीक्वेंसी का निकालें करंट के साथ, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी आर कीप कांस्टेंट, इसको निकालेंगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, समझिए सर। अब ये रहा करंट, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, समझिए सर। अब देखो वही वाला कंसेप्ट, देखो एकदम सिंपल, देखो बहुत सिंपल है। ये था मेटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से आ रही थी रेडिएशन। अब ये जब इसमें पड़ेगी तो ये निकलेगा, लेकिन आपको मालूम है लाइट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्या हर फ्रीक्वेंसी में निकलेगा, क्या फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगी तो भी निकलेगा, नहीं, हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, हर फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। जैसे इसको मारने के लिए इतनी एनर्जी, इसे इसको निकालने के लिए ये इससे जब ज़्यादा तेज़ होगा तभी तो निकलेगा। अब ये इससे कमज़ोर है तो इसको हटा पाएगा, ऐसे ये दो लोग हैं ना, ये जब इसको मारेगा तो ही निकलेगा। अगर ये इससे हल्का होगा तो निकाल पाएगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसको जितना चाहिए उससे कम होगी तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर जब इससे ज़्यादा होगा तो इसको मारेगा, निकाल देगा। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब पे निकलेगा। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब करंट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना करंट होगा, समझ गए सर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना करंट होगा। तो फ्रीक्वेंसी जीरो है, नहीं निकल रहा है, और दो, नहीं निकल रहा है। मतलब देखो अभी नहीं निकला है, अभी भी निकला है। अब एक टाइम क्या होगा, अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो निकल रहा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती आ रही है, तब एक टाइम क्या होगा पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, अब इसको चाहिए 10 फ्रीक्वेंसी, अब ये इसके बाद भी 10 आ चुकी है, हाँ अब चलेगा, 10 को 10 मार के निकाल देगा। देखो अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो मान लो ये कितना 10 है, कितना है 10 है, समझ, ये बता रहा हूँ। तो हर फ्रीक्वेंसी में निकला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कुछ भी है निकल नहीं रहा है, 0 0 0 0 0, एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकला खटैक करके, फिर और बढ़ाओगे तो निकलेगा ही ना, और तो निकलेगा, इस चलता रहेगा। फिर एक टाइम में क्या होगा, ग्राफ कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि अरे मतलब ये मार रहा है, निकल रहा है, ये मार रहा है, निकल रहा है। अभी इतना हो गया है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन एकदम फास्ट निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन एकदम घाप घूप निकल रहा है। अब तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन तो बस, अरे भैया हर चीज़ की क्या होती है, लिमिट होती है ना। आपने इतना बढ़ा दिया, अब वो इतना तेज़ निकल रहा है, एकदम क्या हो रहा है, करंट एकदम तेज़ निकल रहा है। अब उससे तेज़ तो भाग नहीं सकता। I = dq/dt, करंट का जो भागने की ताकत थी वो क्या हो गई, अब उससे भाग नहीं सकता। हर इंसान, जैसे मैं आपको भागने बोलूँ तो पहले आप रुके होंगे, फिर जब आप दौड़ लगाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर आप उससे ज़्यादा स्पीड भाग पाओगे। हाँ सर, हर इंसान की अपनी स्पीड क्या होगी, फिक्स होगी, उससे ज़्यादा स्पीड भाग पाएगा। जैसे मेरी है 30 आपकी 40, तो हर इंसान की अपनी क्या स्पीड होती है, उससे ज़्यादा स्पीड वो नहीं गेन कर सकता। बस वही तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये निकाल रहा है, बढ़ रही और निकाल रहा है, ये एकदम तेज़ हो चुकी है, क्या हो चुकी है, एकदम तेज़ हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा तेज़ ये नहीं हो सकते, समझ गए। तो अब देखो बड़ा फिर क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, समझे। तो ये ग्राफ होता है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। मतलब इनिशियली फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगी तो करंट नहीं निकलेगा, जैसे अब इसको इंक्रीज करोगे फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, तब आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। समझिए सर, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। देखो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ना, जैसे इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकला, इस फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन निकला, दैट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिटेड, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, यहाँ पे कुछ नहीं, इस पे बाहर आया, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, क्या इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ गए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिटेड फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या होता है, बाहर निकलता है, समझ गए। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सरफेस से बाहर निकलता है, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ गए।
हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे बराबर है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट इमिटेड फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव प्लेट और मटेरियल दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है। सिंपल तरीका क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ गए? समझ गए? मतलब अपनी जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? अगर अपनी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, जैसे 10 होगा निकल जाएगा, 11 होगा तो निकल जाएगा, 11 होगा तो निकल जाएगा। समझ गए? अपनी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और एक होता है वेवलेंथ, एक क्या होता है वेवलेंथ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये उल्टा क्या होता है, ये उल्टा होता है। मतलब अपना जो वेवलेंथ होना चाहिए वो इससे क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। बिकॉज आपको मालूम है V = F लैम्डा होता है, V = F लैम्डा, मालूम फॉर्मूला V = F लैम्डा, V = F लैम्डा होता है। तो यहाँ से V फ्रीक्वेंसी = लैम्डा, इसको नीचे भेज दो। तो आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी लैम्डा क्या इन्वर्सली है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा कैसा है, लैम्डा इसके कैसा उल्टा है, मतलब इसके उल्टा होगा, इसके क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये इसके उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए तो वेवलेंथ उल्टा होता है, तो अपनी इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। समझ गए? अपनी फ्रीक्वेंसी F0 से ज़्यादा होनी चाहिए, अपना वेवलेंथ F0 से कम होना चाहिए। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ गए? समझ गए? यहाँ तक इसके अंदर MCQ इसके अंदर आता है। अपनी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, अपना वेवलेंथ λ0 से कम होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वहाँ पे कोई भी डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो बोलेंगे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम, यहाँ पे द मिनिमम, वहाँ मैक्सिमम, द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच, ऐसा लिखेंगे, यहाँ देंगे मैक्सिमम और कुछ नहीं, एकदम सेम आएगा। समझा? एकदम कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। यहाँ डाला मिनिमम, वहाँ डाला मैक्सिमम, यहाँ हटेगा फ्रीक्वेंसी, वहाँ आएगा क्या, वेवलेंथ, और कुछ नहीं। समझे? कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो ये आपका क्या इफेक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का आप समझ चुके हो क्या है ये। समझ गए? इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब देखो, अब इसका भी देख लेते हैं। अब सेकंड जो बी जो है, ग्राफ है, वो जो ग्राफ है वो है I वर्सेस I का। मतलब सर ये क्या I वर्सेस I क्या है, I वर्सेस I मतलब करंट वर्सेस इंटेंसिटी। क्या, एक तरफ करंट और एक तरफ इंटेंसिटी, एकदम सिंपल है। देखो ये सिंपली आपका रहा करंट और ये सिंपली आपका क्या इंटेंसिटी, क्या सिंपल तरीके से इंटेंसिटी है। क्या 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 बनेगा ग्राफ। और देखो अभी आपको निकाल रहे इंटेंसिटी का ना इसके, तो ये F और V क्या होंगे, कांस्टेंट। मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेंगे, कीप कांस्टेंट, तब बनेगा ग्राफ। अब सर ये इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी कुछ नहीं होता। देखो इंटेंसिटी होता है कि मान लीजिए कोई एरिया है, तो इस एरिया में से पर यूनिट टाइम कितने लोग आ रहे हैं, इस एक एरिया में से पर यूनिट टाइम में से कितने लोग आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी। मतलब कि क्या सर, देखो मतलब मान लो यहाँ पे एक बना लो, एरिया बना लो, तो उस एरिया में से पर यूनिट एरिया में से कितने लोग पास हो रहे, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी, और कुछ नहीं, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी। अब क्या होगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ज़्यादा लोग पास होंगे। मान लो इतना सा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम इतना सा है, जो समझना बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा है नहीं, इंटेंसिटी कुछ नहीं होता है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में से कितने लोग पास हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी, और कुछ नहीं। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में से कितने लोग पास हो रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे मतलब टाइम के साथ इसका एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा लोग पास होंगे ना। अभी छोटा सा होगा तो इतने लोग पास करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा लोग पास करेंगे, और कुछ नहीं। बस ये एक आने के लिए एक अलाउमेंट है, मतलब कि अगर इतना सा होगा तो कम लोग जा पाएंगे, इसको बड़ा कर दोगे तो ज़्यादा लोग चले आएंगे। हाँ सर, मतलब कि कम होगा तो कम, अगर छोटा सा होगा तो कम चार्ज पास कर पाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन पास कर पाएंगे, तो करंट भी क्या कम होगा। हाँ सर, अगर इसका एरिया बढ़ा दोगे, मतलब अगर इसका इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ज़्यादा लोग पास करेंगे, तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इसके ये दोनों आपस में कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा आएगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी सी जगह होगी तो इतने पास होंगे तो करंट कम होगा, इतना सा होगा तो ज़्यादा पास होंगे तो आपका आई क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब करंट आपका बढ़ जाएगा। मतलब ये आपस में क्या डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो अपना करंट क्या होगा, बढ़ेगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर कीप कांस्टेंट। समझ गए सर, समझ गए। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये दो नोट कर लेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वो बहुत अच्छा होता है, उसको समझेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखो अपन निकाले पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ, तो क्या होगा, तो अपन दो चीज रखेंगे कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर कीप कांस्टेंट। हियर अ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर कीप कांस्टेंट, ये दोनों क्या आपके कांस्टेंट। एक निकाला, दो करो कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट है। अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन है,
क्या रिलेशन है इनका निकालेंगे। देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ बाजू में आता है उसका ग्राफ, काफी खतरनाक सा ग्राफ है ये। देखो ये सिंपली ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सॉरी क्या ये खतरनाक सा कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ क्या होगा ये नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये जीरो होगा यहाँ पे, यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा आपका प्लस होगा। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये आपका करंट क्या है, ये आपका क्या करंट है, दैट्स कॉल्ड करंट पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सिंपली आपका क्या है, करंट है। समझ गए, करंट और ये सिंपली आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ग्राफ क्या निकालना है, ग्राफ किस तरह से होगा आपको निकालना है, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एकदम सिंपल है। देखो आपने पढ़े थे ये कैथोड था, ये एनोड था, यहाँ से लाइट आती थी। हाँ सर, ये कैथोड, ये आपका एनोड। कैथोड पे क्या था, प्लस की माइनस। कैथोड होता है प्लस कब होगा, जब उस पर क्या होगा, माइनस होगा। जब कैथोड होता है प्लस, वो प्लस कब होगा, जब उस पर क्या होगा, माइनस होगा, मतलब यहाँ माइनस होगा। एनोड होता है माइनस, लेकिन माइनस कब होगा, जब उस पर क्या होगा, प्लस होगा। ऐसा हमको याद किया हूँ मैंने, तो ये प्लस होगा। कैथोड इज माइनस, एनोड इज प्लस। ये अब जब आप ऐसा करोगे ना, देखो आप यहाँ लगाते हो आप सेल, यहाँ लगाते हो आप सेल लगाते हो। सेल मतलब बैटरी, मतलब ईएमएफ। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस तो प्लस। अगर आप कैथोड को दोगे माइनस, इफ़ वी प्रोवाइड कैथोड को अगर आप माइनस चार्ज दोगे और एनोड को अगर आप प्लस चार्ज दोगे, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब आपने फोटो सेंसिटिव प्लेट्स को आपने क्या दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर आप ऐसा करते हो, कैथोड को देते हो माइनस, एनोड को देते हो प्लस, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ गए सर। अब देखो यहाँ से आएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मारेगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब मालूम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो एक काम करो, इनको गायब कर दो। ये जो है ना पोटेंशियल, मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब जीरो। कितना है, जीरो है। एक केस मान लो कि अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है, नो चार्जेस, मतलब कितना है, जीरो है, अभी कोई चार्ज नहीं है। तीन केस बनेंगे। पहला केस हो गया इसके अंदर कि अभी कितना है, इन पे जीरो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है, इन पे कोई अभी चार्ज नहीं है, मतलब इनका पोटेंशियल कितना है, अभी जीरो है। अब देखो सिंपल, कुछ नहीं तो भी होगा, तो कुछ नहीं हो तो भी होगा। यहाँ इसको मारेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरह से अपनी, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, सिंपल ऐसा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अगेंस्ट करंट मूव करेगा, सिंपल तरीके से। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी तो ताकत है, देखो इतनी तो ताकत है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिंपल जाके मतलब अपना काम कर लेगा, उसको किसी पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, समझे। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इसको मारे फटक करके इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, ऐसा मूव करेगा, उसके अगेंस्ट करंट मूव करेगा, सिंपल तरीके से। हाँ सर समझ गए, सिंपल एकदम। यहाँ से मारे फटक करके, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा, इसके अगेंस्ट करंट मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन इतनी तो एनर्जी है, अब बोलो सर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी है कि आपको मूव कर लेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन, अरे भाई जो रेज निकल रही है यहाँ से, जो लाइट ऑफ रेज आ रही है उसको एनर्जी दे रही है ना यार। लाइट किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं, दैट्स कॉल्ड फोटोन एनर्जी, एचम्यू एनर्जी, वो एनर्जी देते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, तो उन्होंने बोला था कि उसका एनर्जी होती है ना, पढ़े थे एनर्जी होती है, एचम्यू एनर्जी होती है। तो एनर्जी देखो, मान लो कि 10 एनर्जी लेके आया, 10 एनर्जी लेके आया, तो उसको 10 में से एक पार्टिकल 10 लेके आया और इस पार्टिकल को चीज 2, तो इसने इसको 2 दे दिया निकालने के लिए, 2 दिया इसको एनर्जी सरफेस से बाहर निकलने के लिए, तो 8 एनर्जी इसको उसने दिया, तो 8 एनर्जी क्या करेगा, लेके भागेगा, सिंपल तरीके से क्या करेगा, लेके भागेगा। दैट्स को पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब इसको आगे पढ़ेंगे, उसको छोड़ो, उसको आगे पढ़ेंगे। मतलब कि इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये क्या करेगा, इजीली मूव कर जाएगा और करंट पैदा कर देगा विदाउट एनी पोटेंशियल। मतलब कि जब पोटेंशियल जीरो है तो भी करंट जीरो नहीं है, तो भी करंट जीरो नहीं, समझ ऐसा कुछ बना, तो भी करंट आपका जीरो नहीं है, समझो। देखो समझा। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा मान लो, एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मान लो ऐसा है, और एक कोई तीसरा उसके लिए ऐसा है, समझ गए। सबके लिए अपना अपना होगा ना, सबके लिए अपना अपना होगा। उसको अभी इसको बताओ ये कैसे बना, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। जब जीरो है तो भी करंट जीरो नहीं है। देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट आपका कुछ है। देखो ये मान लो ये 1 2 3, तो करंट अभी भी है, करंट कुछ 3 है, मतलब जब पोटेंशियल जीरो है तो भी करंट होता है, समझ गए सर। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है। अब देखो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। तब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब ये लोग क्या करेंगे, आसानी करेंगे, प्लस क्या करेगा, उसको खींचेगा, खाप करके ऐसा खींचेगा, स्पीड बढ़ा देगा। इसका रेट ऑफ आई क्या था, आई होता था Q/T, मतलब टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट होगा, चार्ज इतना तेज फ्लो करेगा उतना करंट होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल रहा था आराम से, अब कोई खींच रहा ना, ये प्लस क्या होगा, उसको खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो बहने की ताकत है, जो इसका रेट ऑफ फ्लो है वो क्या बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
बस यही तो सिंपल। माइनस था, ये प्लस था, प्लस क्या करेगा इसको खींचेगा। पहले आप मस्त अपनी मर्जी से निकाल रहे थे, अब कौन आ चुका है, प्लस आ चुका है, प्लस क्या करेगा इसको तेजी से खींचेगा। मतलब इसकी जो भागने की ताकत है, इसका जो रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब टाइम के साथ चार्ज का रेट बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब देखो जब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो आपका करंट क्या बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर जीरो, फिर कांस्टेंट, फिर क्या कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। अब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन वही वाली कहानी कि आपकी मेरी सबकी स्पीड क्या कांस्टेंट होती है ना। दुनिया के अंदर हर इंसान की स्पीड होती है, क्यों कितना मैक्स आपको बोलूँगा भागने, आप भागोगे, फिर आप एक स्पीड तक भागोगे, फिर आप उससे ज़्यादा स्पीड आपकी नहीं हो सकती। दैट्स कॉल्ड आपकी मैक्सिमम स्पीड। ये आपकी क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। हर इंसान की अपनी अपनी क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, उससे ज़्यादा तेज वो भाग नहीं सकता। हाँ सर ये होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, ये भाग रहा है, ये और खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन और तेज भाग रहा है, ये और खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन और तेज भाग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इतना तेज भाग रहा है कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं सकता। समझ रहे हो, सबकी होती है, इसकी भी फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन इतना तेज भाग रहा है कि उससे ज़्यादा तेज वो भाग ही नहीं सकता। मतलब उसका टाइम के साथ जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब करंट उससे ज़्यादा बोले बास भाई अब हम इससे ज़्यादा तेज नहीं भाग सकते। मतलब टाइम के साथ करंट का फ्लो क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब अब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज अब ना तेज भागेगा, जब तेज भागेगा तो करंट पैदा होगा। अब करंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट। क्या हो चुका है, चार्ज का जो फ्लो वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। इसलिए आपका करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट। देखो इसलिए आपका करंट क्या है, सिंपल तरीके से कांस्टेंट हो चुका है। समझ गए सर। अभी सर ये उल्टा क्या है सर, ये ऐसा हो गया, समझ रहे हैं। अभी उल्टा करो, अभी ग्राफ बने उल्टा, उसको समझेंगे। समझ गए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल था। निकलते हैं, अगर प्लस होगा तो इसको खींचेगा, तो टाइम के साथ जो चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा तो तब आपका करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए सर। वो कांस्टेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ उनकी स्पीड में क्या होती है, एक लिमिट होती है, वो एकदम मैक्सिमम स्पीड में भाग रहे हैं, अब उससे तो भाग नहीं सकते, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए सर, सब समझ गए, इसको नोट करेंगे। अब देखो एक लास्ट केस क्या है, लास्ट केस दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। उसको समझेंगे क्या है वो, ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है सर, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। देखो एक चीज़ और समझेंगे, ये जो करंट है ना, करंट दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम करंट। इसको क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट है ये। एंड इसी को बोलते हैं सैचुरेशन, क्या होता है उसको, सैचुरेशन करंट, इसी को बोलते हैं। मतलब इसी को नाम है उसका सैचुरेशन करंट। क्या नाम है इसका, सैचुरेशन करंट नाम है। समझ गए सर। अब देखो, अब एक होता है नेगेटिव, एक क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। एक क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब कि कैथोड एनोड। अब कैथोड के दे दो प्लस चार्ज, समझ लो आप क्या बोल रहा हूँ, इसको दे दो प्लस, उल्टा कर दो। अब क्या कर दो, इसकी जो पोलैरिटी उसको उल्टा कर दो। अब इसको तो माइनस दे दो, उल्टा हो गया ना। देखो अगर कैथोड को मिल गया प्लस और एनोड को मिल गया माइनस, इसको बोलते हैं नेगेटिव। क्या उसको, नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। अगर आपने कैथोड को दिया प्लस, एनोड को दिया माइनस, मतलब उसकी जो पोलैरिटी चेंज कर दिया। अब देखो वहाँ पर था माइनस, अभी क्या मिल गया, उसको प्लस मिल गया। अगर आप इसकी जो पोलैरिटी है चेंज कर दोगे, कैथोड को मिलेगा प्लस और एनोड को मिलेगा माइनस, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फटाक करके, इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये लोग इस माइनस, ये माइनस, ये माइनस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, बोले यहाँ जा, और प्लस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको क्या करेगा, अंदर खींचेगा। हाँ सर, अब क्या उल्टा हो रहा है, देखो ये इसको रिपेल करेगा, चल यहाँ पे, और इसको खींचेगा। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वही इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब कि करंट क्या करेगा, जीरो। क्या होगा, करंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। समझ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला, उसको फिर से क्या कर रहा है, अंदर लेके आ रहा है। मतलब एक सरफेस से, एक मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको फिर से क्या करेगा, अपने अंदर लेके आ जाएगा। मतलब जो करंट क्या करेगा, जीरो क्या करेगा, करंट क्या करेगा, जीरो कर देगा। समझ गए। ये करंट जब पोटेंशियल जीरो था तो भी कुछ पोटेंशियल था, मतलब तो भी कुछ करंट था। अब उसको क्या करेंगे, अब जीरो करेंगे। अभी जो निकल रहे थे उनको क्या करेंगे, फिर से ये जीरो करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उनको क्या करेंगे, फिर से इसको रिपेल करेंगे और उनका जो करंट क्या करेंगे, जीरो करेंगे। समझ गए। तो ऐसा बनेगा ग्राफ, समझ गए। ऐसा क्या बनेगा, सिंपल तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। मतलब उनका करंट जीरो करने के लिए जो पोटेंशियल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। उसी को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब उनका करंट जीरो करने के लिए, जब आपको मालूम है जब पोटेंशियल कितना था, जीरो तक, तो भी करंट निकल रहा था, तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब क्या होगा, उसको पीछे खींचने के लिए, उनको फिर से सरफेस के अंदर लाने के लिए, मतलब मेटल सरफेस के अंदर फिर से लाने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा उसको बोलते हैं क्या अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उनको स्टॉप करने के लिए, उनका करंट जीरो करने के लिए जो पोटेंशियल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी को अपन बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। समझ गए सर कि उनका करंट जीरो करने के लिए
और उनको फिर से सरफेस के अंदर लाने के लिए जो पोटेंशियल लगता है उसको अपन बोलते हैं क्या, नेगेटिव। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उनको स्टॉप करने के लिए जो लगता है पोटेंशियल उसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो अभी यहाँ पे इनका करंट कितना हो चुका है, 0 0 0 हो चुका है, दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? ये सिंपली आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। समझ गए? सिंपली क्या होता है, आपका ग्राफ होता है। समझ गए सर? अभी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी एस, ये फॉर्मूला होता है। हाफ एम ये क्या काइनेटिक एनर्जी ना, ये क्या आपका काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए? तो ये फॉर्मूला होता है इसका। वी एस मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है स्टॉपिंग, क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वेलोसिटी, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी एस। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, काम आता है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी विद व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या है, एक रिलेशन है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी एस, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? सो नोट कर लेंगे, और कोई दिक्कत में नहीं। अब 2 पॉइंट आप याद रखिए, ये आपको काम आएगा एमसीक्यूज के अंदर, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वी एस है, दैट्स को स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना तो ये बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एनर्जी। बॉडी देख, एक वेव के पास फ्रीक्वेंसी है मतलब उसके एनर्जी है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो और तेज़ भागेगा, तो उसको रोकने के लिए और एनर्जी लगेगी, तो और पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ता है। बस याद रखना, बहुत आता है। इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंक्रीज और नॉट, और डिक्रीज और जीरो, मिनिमम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो एकदम तेज़ भागेगा, तो उसको जीरो करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको फिर से उसका करंट जीरो करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। समझ गए? ये आता है आपको। अब मैं एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, समझ रहे? और अगर इंटेंसिटी बढ़े तो क्या होगा सर, इंटेंसिटी को फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस डजंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। समझ रहे हो? इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, एनर्जी थोड़ी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, खींच लेंगे, ज़्यादा निकलेंगे, और क्या। इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा, एक एरिया में से ज़्यादा लोग निकलेंगे, सबको खींच देंगे। एनर्जी फर्क पड़ता है, एनर्जी बढ़ गई तो उनको निकालने के लिए, उनको रोकने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तब पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा। समझ गए? तो इंटेंसिटी पे कोई डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस आर अनअफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए सर? एकदम सिंपल, मज़ेदार, एकदम मज़ा आ गया सर। आपका बचा एक लास्ट, दैट्स वॉल एक लास्ट टॉपिक, दैट्स वॉल बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको नोट कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक, दैट्स व्हाट आइंस्टाइन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन साहब का बहुत बड़ा देन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के अंदर। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल आपको पढ़ा था, मैक्सवेल ने दिया था एनर्जी, पढ़े थे, भूल गए सब। मैक्सवेल साहब ने दिया था एनर्जी की, जो लाइट आती है उसका पार्टिकल्स होता है, दे हैव एनर्जी, फिक्स एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेके आते हैं, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड टू बी फोटो एनर्जी, hν, सब आप पढ़ चुके हो। तो ये सब मालूम होने के बाद आइंस्टाइन साहब ने कुछ और बताया, मतलब जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसी को, मतलब मैं तो पहले बता दिया हूँ, वो आइंस्टाइन साहब ने बताया था, वो सब चीज़ें बताया था आइंस्टाइन साहब ने। आइंस्टाइन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बताया कि आप जो कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मतलब किस तरह से निकलता है, मज़ा नहीं आया। तो एक लास्ट टॉपिक, उसका नाम क्या देख पा रहे हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आपको आता है। इसके बेस जो फॉर्मूला निकलेगा अभी लास्ट में, उसके बेस आपको कहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, उसका नाम क्या था, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इनका बहुत बड़ा देन है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उनको क्या करें, हम कवर करेंगे। एकदम सिंपल है, स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, दैट्स कॉल्ड, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। मैंने पॉइंट्स लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सिंपल आप ऐसा लिख देंगे, आपको 1 नंबर आपका कटने वाला नहीं, ये 3 नंबर का पेपर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। समझ गए सर? देखो ये क्या था, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, आपको मालूम है अभी जब पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वही सब था इनका कहना। आपको मालूम है कि मैक्सवेल साहब क्या कह रहे थे कि जो वेव आती है, जो लाइट वेव आती है, उसका क्या होता है, पार्टिकल, दे हैव पार्टिकल्स, वो पार्टिकल क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आते हैं, दैट्स कॉल्ड फोटो एनर्जी। कितनी थी वो, hν एनर्जी लेके आते, ये आपको मालूम है। तो इन्होंने इसको आगे लेते हुए इसको किस तरह से बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो किस तरह से एक्सप्लेन करते, उसको समझते। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर कोई मेटल सरफेस था, समझना बहुत सिंपल है, और ये क्या कोई मेटल सरफेस है, उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब मैं आपको बता चुका हूँ, उसके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ से जब वेव आती है,
तो उसके पास क्या होते हैं पार्टिकल्स, उसका क्या होता है पार्टिकल होता है, जो मैं आपको बताया ना शुरू में वही सब बातें हैं, कुछ नहीं। जो वेव आती है, जो लाइट जो सन से या फिर जो लाइट की रेज आती हैं, वो उनके पास पार्टिकल, वो क्या होता है, उनके पास पार्टिकल होता है। हम पढ़ चुके हैं, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन एनर्जी। तो उतनी एनर्जी वो लेके आते हैं। तो वही उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप ऐसा बोलो या फिर ऐसा बोलो, बात एक ही है, कंसिस्ट ऑफ फोटोन एनर्जी, मतलब वही कि जो रेडिएशन होती है उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, दैट्स कॉल्ड फोटोन एनर्जी। और कितनी होती है, hν होती है, समझ गए। एंड दीज फोटॉन्स मूव थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये क्या होते हैं, मूव थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की तरह क्या होते हैं, वो मूव करते हैं, समझ गए। तो ये उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी f है, कंसिस्ट ऑफ फोटोन एनर्जी, उसका क्या होती है, फोटोन एनर्जी होती है, कितनी होती है, hν एनर्जी होती है। एंड दीज फोटॉन्स मूव थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, चूंकि ये पार्टिकल्स ये किसके अंदर होते हैं, वेव के अंदर होते हैं, तो इनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड मतलब इक्वल किसकी होगी, वेव के इक्वल होगी। तो वही उन्होंने कहा दिस फोटोन मूव थ्रू स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। अरे चूंकि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर ही तो है, ये पार्टिकल्स है किसके अंदर, इस वेव के अंदर ही तो है, इस लाइट के अंदर ही है। तो इनका जो स्पीड होगा वही स्पीड किसका होगा, लाइट का भी होगा। तो दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो वही उन्होंने कहा, देखो वही उन्होंने कह दिया, समझ गया, ये पॉइंट सिंपल था, सिंपल तरीके समझ गया। देखो सेकंड क्या था, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन्हें दो दिए थे, दो इनके मेन थे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस देयर वर अ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए सर, ये देखो इसके अंदर मैं आपको बताया था कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कोई क्या होते होंगे, एटम्स होते होंगे, मतलब इसके अंदर कोई पार्टिकल होते होंगे, वो पार्टिकल मारता होगा तो ये पार्टिकल निकलता होगा। तो ये पार्टिकल को इन्हें कहा, क्या कहा, फोटोन। आपको मालूम है ये पार्टिकल्स कौन होते थे, फोटोन होते थे। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f इंसिडेंट ऑफ फोटोसेंसिटिव सरफेस देयर आर कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या होता है, कोलिजन होता है। ये इसका मतलब क्या होता है, व्हाट मीन बाय कोलिजन, मतलब लड़ना टकराना। तो ये इसको क्या करता है, मारता है, ये आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। इसको क्या करता है, टक्कर, क्या मतलब टक्कर मारता है, दैट्स कॉल्ड कोलिजन। तो ये इसको क्या करता है, मारता है, आपको मालूम है, ये इसको मारता है तो ये निकलता है, दैट्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वही उन्होंने बता दिया जो पढ़े थे अपन ने, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव प्लेट देयर आर कोलिजन बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके बिटवीन क्या होता है, एक कोलिजन होता है। इस कोलिजन में होता क्या है, इसके पास एनर्जी कितनी होती है, hν एनर्जी होती है। तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, इसको दे देता है, समझ गए। तो वही देखो, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन विदाउट लैक्स ऑफ टाइम। कोई टाइम का डिफरेंस, एकदम फास्ट काम होता है, ये फट मारा फट निकल गया, टाइम का डिफरेंस नहीं होता, टाइम लैग नहीं करता। इसको मारा निकल गया, तो टाइम लैग नहीं करता, समझ गए, टाइम लैग नहीं करता। और इसकी एनर्जी जो है, ये फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है, उसके से वो क्या होता है, बाहर निकलता है, समझ गए। इसकी एनर्जी इसको मिलती है बिकॉज ऑफ कोलिजन, ये इसको फट करके मारता है, ये अपनी एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके बाहर निकल जाता है, दैट्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन्होंने बताया दो तरीके से होता है, समझ गए। अब देखो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, अब इसको मिल गई एनर्जी, इसने इसको क्या एनर्जी दिया, कितनी एनर्जी दिया, hν एनर्जी दिया। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो दो तरह काम करेगा। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, पहले निकलेगा, सरफेस से निकलेगा ना। देखो इसका एनर्जी कितनी है, hν एनर्जी है, hν क्या इसके पास एनर्जी है। तो वो एनर्जी पहले की सरफेस से निकलेगा, सरफेस से निकलने के लिए जो उसको लगती है एनर्जी, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन, देखो क्या लिखा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस से बस इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकलने के लिए, मेटल सरफेस से, जो मेटल का सरफेस है उससे जस्ट निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगती है, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ गए, मतलब इतनी वो मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सरफेस से बाहर निकल जाए, बस सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे अपन वर्क फंक्शन, समझ गए। तो एक काम करेगा वो सरफेस से निकलने के लिए, देखो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सबसे पहला काम क्या करेगा, वो निकलेगा कहाँ से, सरफेस से निकलेगा। फिर क्या होगा, देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। hν एनर्जी होती है, ये थी इसने इसको इतनी एनर्जी दिया, कितनी एनर्जी दिया, hν एनर्जी दिया इसको पूरा, इसको इसने कितना दिया, hν एनर्जी दिया। hν एनर्जी में से कुछ एनर्जी उसने निकाला, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसमें में से कुछ एनर्जी उसने ले लिया सरफेस से निकलने के लिए। मानो कि इसने इसको 10 दिया, तो 10 में से 2 निकल लिया उसने, 10 में 2 उसने ले लिया किसके लिए, सरफेस से निकलने के लिए। तो बाकी जो 8 बचेंगे उसका क्या करेगा, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी यूज्ड। मतलब देखो 10 में से उसने 2 यूज़ किया निकलने के लिए, अब जो 8 क्या करेगा, भागेगा। मतलब 8 बराबर किसके होगा, जो 8 बराबर किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। बस यही इक्वेशन थी कि टोटल में से कुछ उसने ले लिया सरफेस से इसमें से कुछ 2 उसने ले लिया किसके लिए, सरफेस से निकलने के लिए। तो बाकी 8 क्या होगी,
इक्वल किसके होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। वो भागने क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा। बस ये था कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पहला काम क्या करेगा, वो सरफेस से निकलने का काम करेगा। दूसरा काम जो रिमेनिंग एनर्जी विल बी यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। भागने के लिए क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेगा। 10 में से दो ले लिया उसने सरफेस से निकलने के लिए, बचा 8, तो बचा 8 क्या करेगा, यूज़ करेगा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, टोटल में से कुछ लिया उसने निकलने के लिए, बाकी बचा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ये फॉर्मूला है, यही क्या मेरा फॉर्मूला है। समझ लिए, फॉर्मूला नोट कर लेंगे। फिर इस फॉर्मूले को लेके मैं बहुत से फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ इस पर बहुत सारे फॉर्मूले निकालता हूँ इस पर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। देखिए देखो मैंने क्या बोला कि एच म्यू एनर्जी आई, एनर्जी कितनी मिलती है, एच म्यू कितनी मिलती है, एच म्यू। तो एच म्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी उसने ले लिया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब होता है मिनिमम एनर्जी सरफेस से निकलने के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। क्या होता है, एच म्यू नॉट, अरे याद है म्यू नॉट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है भाई, डरने का नहीं। म्यू को एफ लिखो, बात एक ही है, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, बात एक ही है, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो ये क्या आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, याद रखना। देखो इसमें में से टोटल में से उसने 2 निकाल लिया, निकलने के लिए बचा 8 क्या करेगा, यूज़ करेगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। समझ गया सर, ये फॉर्मूला होता है, समझ गया ये फॉर्मूला है। और एच म्यू क्या होता है, जो ये है वर्क फंक्शन 5 बोलते हैं इसको, ये बराबर किसका होता है, एच म्यू नॉट, या फिर एच इसके बराबर होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, म्यू इसको बोलते हैं म्यू, एच म्यू नॉट। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, एच कॉमन निकल रहा है, तो बचा क्या, म्यू माइनस म्यू नॉट विच इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और आपको मालूम है जो एनर्जी होता था एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्बडा, याद है, एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्बडा होता था, याद है, अरे ये नहीं याद है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। हाँ सर, तो यहाँ से वी बटे लैम्बडा विच इज इक्वल टू योर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसा लिखो, बात देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बटे लैम्बडा लिख सकता हूँ, वी बटे लैम्बडा। लेकिन आपने पढ़े कि जो फोटोन्स आते हैं उनकी एनर्जी, उनकी स्पीड कितनी होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। हाँ सर, उनकी स्पीड क्या होती है, सी के बराबर होती है। सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको लिख दो, सी लिख दो, देखो बन गया फॉर्मूला एच सी बाय लैम्बडा। क्या बन गया, एच सी बाय लैम्बडा, नोट कर लेंगे। समझ गए, तो मतलब मैं एनर्जी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट करेंगे, सब फॉर्मूला आपको काम आएंगे। समझ गए इसको, देखो तो ऐसा देखो, एनर्जी विच इज इक्वल टू एच म्यू विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। समझ इसको देखो, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट। यहाँ ये जो नॉट है वो क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और कुछ नहीं है। देखो ये जो फॉर्मूला था उसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, एच म्यू को लिखो एच सी बाय लैम्बडा, और इसको लिखो कितना, एच सी बाय लैम्बडा नॉट, एच सी बाय लैम्बडा नॉट। कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, एच सी कॉमन नहीं कर रहा है, बचा क्या, 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट विद द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है। देखो ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये अपना मेन इक्वेशन, ये आपका सिंपली क्या है, मेन इक्वेशन है। समझ गया, कोई दिक्कत में नहीं है। और ये सभी फॉर्मूले हैं, ये सभी क्या आपको सिंपली तरीके से भी फॉर्मूले यूज होता है। एच म्यू मतलब वर्क फंक्शन, एच म्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ गया सर। और आपने इसको भी पढ़ा होगा, एकदम शुरू में पढ़े होंगे, किसको सर, याद है मैं लिखा था फॉर्मूला, ई वी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर, इसको भी लिखाया था आपने, ई वी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लिखाया था एकदम शुरू में। इसका मतलब स्टॉर्मिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है। मतलब सब आपस में क्या है, बराबर है ना। ये भी इसके इक्वल होगा, मतलब सब आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई वी एस। क्या बात है सर, क्या बात है, खतरनाक। ये है आपकी नेट इक्वेशन, सबको मिला दिया जाए। देखो ये भी फॉर्मूला था, ये बहुत सब फॉर्मूले देखो, ई वी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी क्या था, एक फॉर्मूला था आपका। तो मैं बोला ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होंगे, मतलब सब आपस में क्या इक्वल है। तो सबको मिला के मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला, नेट फॉर्मूला। बस यही मेन फॉर्मूला है, सब फॉर्मूले इसी से बनते हैं, सब फॉर्मूले इसी से बनते हैं और कैसे नहीं बनते। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसको नोट, ई बेस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, सब फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके टर्म में ये होगा, अगर वेवलेंथ के टर्म में ये होगा, ये आपकी सिंपल इक्वेशन है। ये सबको मिलाने के बाद ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी सब आपको याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरल्स में क्या होंगे, सब काम होंगे। मैंने ये और ये सब याद रखना है, ये सब बता रहा है कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। देखो आपको ये याद रहेगा तो ये सब आपको ऑटोमेटिक क्या रहेगा, याद रहेगा।
अगर ये याद है तो इसे आपको सब आप निकाल सकते हो। मेन ये है, इसको याद रहेगा तो इसे आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। और ये भी आपको बताया मैंने निकालने का तरीका कैसा है, शॉर्ट ट्रिक तरीके से। समझ गए, कोई दिक्कत में नहीं। दैट्स द आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट्स द आइंस्टाइन इक्वेशन। समझ गए, कोई दिक्कत में? समझ गया सर। और इसमें कुछ आप पढ़ सकते हो, लास्ट में लिखा भी हुआ, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ सही बात है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आपका पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? आपका जो स्टॉर्मिंग पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अरे एनर्जी बढ़ेगी तो भागने की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एच म्यू देखो, अभी 10 है तो उसको 8 मिल रहा है ना, मान लो उसको 12 मिल गया तो ये 2 निकलने का 2 ही लगेगा, तो बचा कितना? 10। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? बढ़ गई। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आपको मालूम है अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉर्मिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सब इंपॉर्टेंट है, सब आता है क्वेश्चन के अंदर। व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, वो भी बढ़ेगा। आपका जो VS भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो ये सिंपली आपका रहा क्या? आइंस्टाइन इक्वेशन के पूरे कंसेप्ट क्या हो गए? क्लियर हो गए। समझ गए, आइंस्टाइन साहब ने दिया था ये इक्वेशन, उसका क्या करते हैं अपन? यूज़ करते हैं। समझ गए, दैट्स आइंस्टाइन इक्वेशन, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब लास्ट बचा आपका लास्ट टॉपिक, दैट्स कॉल्ड डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, और आपका लेक्चर क्या होगा? सिंपल तरीके से खत्म हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। उसको कवर करते हैं, इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपन क्या? डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। तो आपका एक लास्ट टॉपिक, उसका नाम क्या है? डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। ये भी सिंपल था, इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में है ये, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि होता क्या सर? ये होता क्या? डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। ये है क्या? समझते हैं, सिर्फ फॉर्मूला, इसमें से फॉर्मूले समझना है और कंसेप्ट है सिंपल, एकदम कोई लफड़ा नहीं है। देखो बहुत सिंपल है। डी ब्रोगले इसने देखो यहाँ लिखा हाइपोथेसिस, मतलब इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्या, एक इनकी सोच थी, इनकी क्या थी? एक सोच थी, इन्होंने बताया था, अच्छी कहानी इनकी भी। तो डी ब्रोगले साहब ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे पहली बात तो, ये एक मतलब टीचर थे, एक तरह के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने अपने बता रहे थे, ये सब देख रहे थे, टीचर थे, सब देख रहे थे, प्रोफेसर थे काफ़ी बड़े। तो ये देख रहे थे कि आज दुनिया क्या बोल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, दुनिया क्या बोल रही है कि हर चीज़ का क्या हो रहा है? वेव नेचर शो हो रहा है। क्या हो रहा है? शो ऑफ वेव नेचर हो रहा है। मतलब कि आपने बोला कि जो आपका लाइट है, लाइट एक वेव था, ये सबको मालूम था। लाइट का आपने पार्टिकल नेचर शो कर दिया बिकॉज ऑफ व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसका पार्टिकल नेचर शो हो गया। वेव नेचर सबको मालूम था, तो वेव भी है, पार्टिकल भी है, मतलब ये दोनों नेचर है। दैट्स कॉल्ड ड्यूल नेचर, दैट्स कॉल्ड ड्यूल नेचर। इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्यूल नेचर बोलते हैं। क्या इसको? ड्यूल नेचर, दैट्स कॉल्ड ड्यूल नेचर। मतलब कि जो लाइट वेव है अपना, लाइट जो है, लाइट हैव बोथ नेचर एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, दे आर कॉल्ड ड्यूल नेचर। इसको बोलते हैं कि मतलब अगर किसी के पास दोनों नेचर है, मतलब उसका वेव भी है, पार्टिकल भी है, दैट्स कॉल्ड ड्यूल नेचर। तो इसने बोला कि ड्यूल नेचर है, समझ में आ रहा है। इसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है, इसने क्या बोला, इसकी थिंकिंग देखो, थिंकिंग क्या है। इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, सबको मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 kg। तो इसने बोला कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक मास होता है, मतलब एक पार्टिकल नेचर होता है। और इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, वो अप्रॉक्स 10 की पावर 6 क्या होती है? 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब कि इसकी स्पीड, वेव की स्पीड और इलेक्ट्रॉन की स्पीड दोनों क्या होती है? अप्रॉक्स सेम होती है। जो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर 6, अप्रॉक्स दोनों की क्या है? सेम है। तो ये भी, इसकी स्पीड और इसकी, इन दोनों की स्पीड क्या हो रही है? थोड़ी सी सेम दिख रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन भी वेव होता है? इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अ वेव। इसने बोला, इसने एक मतलब बोला, इसने बताया, एक सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया साइंटिस्ट लोग को बोला, साइंटिस्ट लोग देखो इसके बाद भी मास है, तो और इसकी स्पीड भी इससे क्या करती है? मैच करती है। तो क्या अपन बोल सकते हैं, क्या साइंटिस्ट लोग अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है? वेव नेचर होता है। मतलब पार्टिकल के साथ इसका वेव होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अ ड्यूल नेचर, ऑल्सो अ ड्यूल नेचर। इसने एक सजेस्ट किया साइंटिस्ट लोग को, क्या इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर सकता है? जो कि सही साबित हुआ। और इसके 2 शागिर्द लोग थे, 2 स्टूडेंट थे इसके, उन्होंने इसको शो कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो आ वेव नेचर। इन्होंने डिफ्रैक्शन करा दिया, क्या कर दिया? डिफ्रैक्शन करा दिया। उससे प्रूफ हो गया कि अपना इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? वेव नेचर होता है। और ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर होता है। तो इसने फिर इसको उठाते हुए इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी वेव होता है, तो क्या अपन भी वेव हो सकते हैं? इसने बोला कि दुनिया का हर मैटर क्या होता है? वेव होता है। हर मैटर के पास ड्यू नेचर होता है। इसने क्या बोला कि दुनिया के अंदर हर इंसान के पास क्या होता है? वेव नेचर होता है। हर इंसान के पास ड्यू नेचर होता है, मतलब अपन भी वेव है। लेकिन इसने बोला कि वेव नेचर अपना दिखता नहीं, बिकॉज ऑफ अपना पार्टिकल नेचर वो ज़्यादा है। इनका क्यों दिखता है? क्योंकि इनका दोनों मैनेज हो रहा है। अपना क्या है? अपना पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपना वेव नेचर शो नहीं होता।
समझ गए बस। और इसने बोला कि दुनिया में हर इंसान के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। हर इंसान के पास ड्यूल नेचर होता है, मतलब इंसान पार्टिकल के साथ, हर इंसान या हर कोई चीज़ पार्टिकल के साथ क्या होती है, वेव भी होती है। लेकिन किसी का पार्टिकल नेचर उन पर डोमिनेट कर जाता है, किस पे, उसके वेव नेचर पे। जैसे अपना पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है अपने वेव नेचर पे, इसलिए अपना वेव नहीं, अपना पार्टिकल है, अपना पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा है, डोमिनेट है एज अ वेव। तो उसने बोला कि हर इंसान क्या है, हर चीज़ क्या है, वेव है। तो उसने उसकी इक्वेशन दिया वेव की, उसने वेव है मतलब वेवलेंथ होगा ना, वेव है मतलब क्या होगा, वेवलेंथ होगा, क्योंकि वेव लेंथ किसका होता है, वेव का होता है। तो उसने बोला, उसने वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला भी दिया h/p, क्या है h/p, उसने फॉर्मूला दिया कि h/p विद द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। मतलब हर पार्टिकल का अपना अपना, हर पार्टिकल के पास क्या होता है, वेव क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वेव नेचर होता है। और उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, h/p होगा। ये उसने फॉर्मूला दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। p क्या मोमेंटम है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या नाम इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ कहाँ से आया, प्रूफ कहाँ से आया। तो आपको एक मालूम है E = h होता है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कितना था, ये बताया था किसने, मैक्सवेल ने। E = h एनर्जी, E = h एनर्जी होती है किसके पास, लाइट के पास। हाँ सर मालूम है। और आपको मालूम है E = mc², हाँ सर E = mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी, E = mc², हाँ सर ये बराबर है। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब h = mc², हाँ सर समझ रहा है। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, h बोलो या इसको sc/λ बोलो, बात एक ही है ना। हाँ सर h, क्योंकि फॉर्मूला होता है h, या फिर क्या बोलो उसको sc/λ बोलो, बात एक ही है। उसको लिखो sc/λ लिख दो, ये mc² है, ये क्या आपका mc² है। देखो एक c से एक c मर गया, तो बचा h/λ, और यहाँ बचा आपके पास mc बचा। देखो आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे अपना वेलोसिटी कौन है, c है, c भी तो वेलोसिटी है, c भी क्या है, अपना वेलोसिटी है। तो मतलब ये अपना किसके बराबर हो गया, p के बराबर हो गया। मतलब वी कैन से जब p, तो लैम्बडा को यहाँ भेज दो, p को यहाँ भेज दो, p को नीचे लेके आ जाओ और लैम्बडा को वहाँ भेज दो, और कुछ नहीं करना आपको। तो लैम्बडा विच इज इक्वल टू h/p, प्रूफ हो गया, प्रूफ हींस प्रूफ, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, प्रूफ हो गया ना सिंपल तरीके से कि लैम्बडा कितना होता है, h/p की क्या होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसने इसका प्रूफ भी उसने दे दिया। उसने बोला कि हर नेचर, दुनिया के अंदर हर पार्टिकल क्या होता है, वेव नेचर होता है, उसका उस वेव का वेवलेंथ कितना होता है, उसने फॉर्मूला दिया h/p होता है। समझ गए सर। अब देखो, अब खत्म हो गया। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको मैं लिख देता हूँ और कुछ नहीं। देखो लैम्बडा h/p है ना, p का मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, उसको ऐसा भी आप लिख सकते हो। और एक होता है कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद होगा, जैसे मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और आपको मालूम है कि इसको ऐसा लिखूँ, वॉट अगर दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मास से दोनों तरफ, तो देखो हाफ m क्या बन जाएगा, m² बन जाएगा। तो उसका ऐसा लिखूँ mv², बात देखिए है ना, क्या बन गया, m² बन गया। तो m² v² में ऐसा लिखूँ m विद द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो m और 2 को यहाँ भेज दो। मेरे को चाहिए मोमेंटम, मेरे को क्या चाहिए, मोमेंटम का रिलेशन चाहिए काइनेटिक, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, याद कर लो, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा मेरे को निकालना है। वो होता है √2m की, कितना होता है, √2m ke होता है, उसको निकालता हूँ। देखो अभी 2 को भेज दो यहाँ पे, तो 2m ke बचा इज इक्वल टू mv²। और आपको मालूम mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, मतलब p का स्क्वायर हो गया, p² इतना है तो p कितना होगा, p होगा √2m ke, याद है, ये बहुत फेमस है, p विच इज इक्वल टू √2m ke। तो इसको ऐसा लिख दो, mv को आप मतलब mv मतलब मोमेंटम है, और उसको आप लिख सकते हो √2m ke। समझ गया, इसको नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल है भी, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको मालूम है v = w इन टर्म्स ऑफ, अब मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सब इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं इसको लिखा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो आपको मालूम है v = w/q होता है, हाँ सर। तो यहाँ से बोलो कि जो w वो कितना होगा, v × q होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो आपका जो वर्क डन है वो भी एक तरह एनर्जी है ना, वर्क डन आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू द वर्क डन, एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, याद रखना, एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है किसके, वर्क डन के। तो वर्क डन को ऐसा लिखो या फिर काइनेटिक एनर्जी लिखो, बात देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v × q, देखो हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो v × q लिख सकते हो, h√2m, जो काइनेटिक एनर्जी उसका लिख सकते हो v × q, qv मतलब qv या फिर v q लिख सकते हो। याद रखना कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो वर्क डन क्या होती है, बराबर होती है, मतलब उसको वो लिख सकते हो। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल एकदम। तो ये फॉर्मूला, ये क्या सिंपल तरीके से आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सब मिला के
नेट फॉर्मूला ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? अगर आपको लिखना है फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या होगा देखो, तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होगा। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये दो फिक्स है ना, इनको रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, और टू भी तो इन सबको सॉल्व करेंगे, तीनों को, 2 भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ सबको सब फिक्स है, सबको रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में आपको जो आंसर आएगा वो होगा। और देखो एच भी कांस्टेंट है, एच क्या है, ब्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 6. देखो सब कांस्टेंट है, ये होता है 6.63 10⁻⁻34, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो बचा कि सिर्फ v बचा, तो उसका आंसर आता है 12.2 या फिर 12.5 और √v आपका आंसर आएगा एम्स्ट्रॉम के अंदर। इसको ऐसा बोलो, इसको ऐसा बोलो, √150/v एम्स्ट्रॉम, ये दोनों सेम है। 150 का कितना निकलता है, √12.2 या 12.5 निकलता है। तो ये फॉर्मूला है, आंसर किस में आएगा आपका, एम्स्ट्रॉम में क्या आएगा, सिंपल आपका आंसर आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आएगा एकदम, बहुत मजा आया सर, बहुत दिक्कत आई है। समझ गए? तो बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको लिखा दिया, पर इसका मैंने प्रूफ दिया, फिर मैंने बोला कि ये मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है कि मोमेंटम है, फिर मैं लिखा मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैंने प्रूफ यहाँ मास से मल्टीप्लाई किया, सिंपल हो गया। फिर मैंने लिखा इसको v = W/Q, तो आपका W कितना होगा, v × Q होगा, ये इसके इक्वल होता है। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी वहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, खत्म हो गया, बस ये फॉर्मूला है। फिर मैं बोला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप जहाँ चार्ज है वहाँ लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सब कांस्टेंट है, सबको रखोगे, सबको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा 12.5 / √v एम्स्ट्रॉम में आपका आंसर आएगा। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 150/v एम्स्ट्रॉम में क्या आएगा, सिंपल आपका आंसर आएगा। समझ गए? तो डायरेक्ट कभी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा तो डायरेक्ट आप लिख दोगे, बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस से डाल दिया तो उसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल आप यहाँ रख के आंसर दे सकते हो। समझ गए? ये रहा पूरा उसकी फॉर्मूले, खतरनाक, मजा आया एकदम। इसको और लंबा कर सकता था, लेकिन क्योंकि 1 शॉट वीडियो था तो उसको यहीं पे रोकना पड़ा। तो पूरे फॉर्म में मैं लिखा दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे फॉर्म में लिखा चुका हूँ मैंने, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। पूरा चैप्टर क्या होगा, अच्छे कवर हो गया। 1 शॉट के अंदर आपने पूरा चैप्टर क्या कर लिया, कवर कर लिए। एक एक बारीक चीज़ मैं आपको बता दिया, जो टीचर छोड़ देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं या फिर उतना समझाते नहीं है। मैंने क्या करा, सबको अच्छे समझा दिया। 1 शॉट वीडियो था, एक बार देख लेंगे, सब आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आपके पूरे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, जितने फॉर्मूले में लिखा है सबको नोट कर लेंगे आप, एक भी न्यूमेरिकल्स छूटने वाला नहीं है, सब सॉल्व हो जाएंगे। मैंने सब फॉर्मूले लिख दिया हूँ, सब जो बना रहा था बॉक्स, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सो एक बार देख लेंगे, आपका चैप्टर पूरा ये चैप्टर 4 से 5 नंबर का, 3 से 4 नंबर का आता है, उसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से कवर करेंगे। और कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सबको शेयर कर देंगे। दोस्त आपके जो हैं, जो आपके लिए खास है, नॉन खास है, सबको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख सके और समझ सके। समझ गए? तो पढ़ाई करते रहेंगे। मैं होता नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।